प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने एपीएस ऑनलाइन क्लास बायोलॉजी क्लासेस में। लगातार आपकी क्लासेस जारी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट प्रत्येक सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से और घर पे रहते हुए समय का सदुपयोग करते हुए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं। ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स अभी मेरे पास एक स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था। वो कह रहे हैं साहब अभी मुझे ग्रुप में जोड़ दो। तो आखिर इतनी देरी किस वजह से हो रही है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, पता है लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो रुक गया वो समझिए कि उसकी पढ़ाई वहीं रुक जाएगी। आप ये मत समझिए आपकी क्लास कंटिन्यू हो रही है। हमने यहाँ आपके लिए इतना बढ़िया सेटअप तैयार किया है, सभी फैकल्टी इसमें पूरी जी जान से लगे हुए हैं और निश्चित रूप से अब इसका बढ़िया रेस्पॉन्स भी आ रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बहुत अच्छा, बच्चों को घर पे ही रहते हुए पूरी पढ़ाई को अच्छी तरह से हम बार बार वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ उन स्टूडेंट्स से जो ये समझ रहे हैं कि हम अभी यहाँ पर मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो बहुत पीछे रह जाएंगे। ध्यान रखना, एग्ज़ाम जब भी होगा टाइम पर होगा। इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जो लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, उनकी पढ़ाई को हमेशा आगे रहेंगे। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, आप बिना देरी के कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो हम आपको लगातार वीडियो दे रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो अपना वृक्क नलिका के प्रकार। इससे पहले हमने वृक्क नलिका की संरचना को पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़ लिया। अब टाइप ऑफ नेफ्रॉन, तो ये छोटा सा टॉपिक है वृक्क नलिका के प्रकार। तो वृक्क नलिका वृक्क में स्थिति हेनले लूप व संरचना के आधार पर वृक्क नलिका दो प्रकार की होती है। वृक्क नलिका कि जब हम बात कर रहे हैं वृक्क में स्थिति, वृक्क में उसकी स्थिति क्या है, हेनले का लूप किस प्रकार का है और उसकी संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार होता है जिसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जबकि दूसरा जो प्रकार है वो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ध्यान रखना, दो प्रकार की नेफ्रॉन है। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये कॉर्टेक्स भाग में बाहर की ओर होती हैं, जबकि इनमें हेनले के लूप छोटे होते हैं। जबकि जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन हैं वो कॉर्टेक्स में
कॉर्टेक्स में अंदर तक धंसी रहती हैं। हेनले के लूप बड़े वे वृक्क अंकुर आपको बताया था, वृक्क पैपिली होता है, वृक्क अंकुर तक विस्तारित होते हैं, विस्तारित होते हैं। अब बात आती है कि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैं, इनकी संख्या लगभग 20% होती है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होती हैं वो 80% होती है। कुल नेफ्रॉन की कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80% होती है, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन 20% होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में ज्यादा होती है, जबकि इनमें हेनले का लूप छोटे होते हैं, जबकि जक्स्टामेडुलरी कॉर्टेक्स के अंदर तक धसी होती है और हेनले के लूप बड़े होते हैं, बड़े लंबे होते हैं। यानी इस तरह से हम मान सकते हैं कि इसमें ये हेनले के लूप बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार। तो ये हेनले का लूप बड़ा होगा, किसमें होगा? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। और ये वृक्क अंकुर, तो वृक्क अंकुर होता है नीचे, वहां तक विस्तारित होते हैं, यानी फैले होते हैं। अब इसका महत्व क्या है? महत्व तो आपको बताया था कि पहली बात तो ये मरुस्थलीय प्राणियों में अधिक होती है, अधिक। कौन से प्राणियों में अधिक है? जक्स्टामेडुलरी मरुस्थलीय प्राणियों में। महत्व क्या है? ये जल के पुनरावशोषण को बढ़ाकर मूत्र सांद्रण जिसे हम पढ़ेंगे आगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मूत्र सांद्रण को बढ़ाती हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आखिर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में बड़े लूप जो नेफ्रॉन होते हैं, जो हेनले के लूप बड़े होते हैं, उनका क्या महत्व है? तो महत्व क्या है? उनमें जल का पुनर्अवशोषण ज्यादा से ज्यादा होगा, और जल का पुनर्अवशोषण जब ज्यादा होगा, पहली बात तो जल का पुनर्अवशोषण क्यों जरूरी है? क्योंकि मरुस्थलीय प्राणी जो होते हैं वहां जल का अभाव है, इसलिए जल को यूरिन में जाने से रोकना है, तो ज्यादा से ज्यादा जल को वापस से अवशोषण करके रक्त में डाला जाता है, और ये काम तभी होगा जब हेनले के लूप बड़े होंगे, राइट। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं, तो वीडियो को हम पॉज करेंगे, देख लीजिए। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है वृक्क नलिका नेफ्रॉन की कार्य की। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने वृक्क की संरचना, वृक्क नलिका की संरचना, वृक्काणु के प्रकार, ये सब पढ़े। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक कि आखिर वृक्क नलिका किस प्रकार काम करती है। और वृक्क नलिका के काम करने को ही हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मूत्र निर्माण की क्रिया क्या होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि समझाइए, यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो दोनों का अर्थ एक ही है, या तो आप बताइए कि वृक्क नलिका कैसे काम कर रही है, उसकी कार्य की, अर्थात वो क्या काम करती है? रक्त को छानकर, अपशिष्ट पदार्थों को छानकर रक्त को तो शुद्ध कर देगी, जबकि अपशिष्ट पदार्थों को क्या बना देगी? यूरिन बना देगी, राइट।
तो वही काम हमें यहाँ पर बताना है। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को समझाइए। तो भाई इसको सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है 1917 में पुशैनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। सबसे पहले मूत्र निर्माण की क्रिया को पुशैनी नाम के वैज्ञानिक ने बताया। और मूत्र निर्माण की जो क्रिया है उसमें हम जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि जो यूरिया है, हम कहते हैं मानव कैसा है उत्सर्जन के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव उत्सर्जन के आधार पर। पहले हमने पढ़ा था उत्सर्जन के आधार पर कैसा प्राणी है बताइए, यूरियोटैलिक, राइट। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या हुआ? उत्सर्जी पदार्थ क्या हुआ? यूरिया। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि मानव उत्सर्जन के आधार पर कैसा प्राणी है। जैसे हमने पाचक में पढ़ा, कार्य की पढ़ने से पहले कि पोषण के आधार पर मानव सर्वाहारी है। तो इसी प्रकार मानव उत्सर्जन के आधार पर यूरियोटैलिक प्राणी या यूरियो उत्सर्जी भी कह सकते हैं, यूरियो उत्सर्जी, राइट। उत्सर्जी पदार्थ कौन सा हुआ? यूरिया। अब बात करते हैं यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? बताइए, यूरिया निर्माण कहाँ बताया था? यकृत में। अब यकृत में बन तो गया यूरिया, अब इसे हमें अलग करना है रक्त से। तो यकृत शिराओं के द्वारा कहां पर जाता है? शिराओं में। और शिराओं से हम कहते हैं वृक्क धमनी के अंदर। वृक्क धमनी जो है, वृक्क धमनी कहां लेकर जाती है? वृक्क में लेकर जाती है। वृक्क में लेकर जाती है। हमने देखा कि वृक्क धमनी से वृक्क कहां आता? वृक्क में आता है रक्त। वृक्क धमनी से रक्त किस में आता है? वृक्क में आता है। और अभिवाही धमनी से कहां जाएगा? अभिवाही धमनिका से ग्लोमेरुलस में जाता है, केशिका गुच्छ में जाता है और वहां छलने की क्रिया होती है। और ये एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया। तो यहाँ तक हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि मानव उत्सर्जन के आधार पर यूरियोटैलिक है, ठीक है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और फिर इसे यकृत धमनी से वृक्क में लाया जाता है और वृक्क में अभिवाही धमनिका से क्या जाएगा? केशिका गुच्छ में, जहाँ छलने की क्रिया होगी। छलने की क्रिया एक भौतिक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? अगर हम बात करें चरणों की, तो मूत्र निर्माण क्रिया के चरण। तो सबसे पहला चरण आता है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म निस्यंदन, जिसे हम कहते हैं परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण। इसी को हम चयनात्मक अवशोषण भी कहते हैं। चयनात्मक अवशोषण। तीसरा जो भाग है वो है श्रावण, जिसे नलिका उत्सर्जन भी कहते हैं। नलिका उत्सर्जन, राइट। 3 भागों में, 3 चरणों में मूत्र निर्माण की क्रिया पूर्ण होती है मानव में। जल्दी से मैं संक्षिप्त में तीनों को बता दूं
क्योंकि प्रत्येक स्टेप्स को हम डिटेल में लेंगे तो हमें डायग्राम अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है सूक्ष्म निस्यंदन, परानिस्यंदन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानते हैं। दूसरे स्टेप में जो छनित्र आ गए हैं उनका चयनात्मक अवशोषण होगा, अर्थात सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कुछ जो आवश्यक पदार्थ चले जाते हैं नली में उनको वापस रक्त में मिलाया जाता है। और तीसरे जो भाग है श्रावण या नलिका उत्सर्जन, जो भाग छन नहीं पाते हैं सूक्ष्म निस्यंदन में उन्हें सक्रिय अभिगमन द्वारा नलिका में रक्त से मुक्त करके नलिका में डालना ही नलिका उत्सर्जन कहलाता है। राइट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा होगा इसलिए हम एक स्टेप ही आज कंप्लीट करेंगे, सूक्ष्म निस्यंदन, परानिस्यंदन। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चित्र को समझना होगा कि आखिर बोमेन संपुट जो है, तो देखिए यहाँ पर हमने कहा ये बोमेन कैप्सूल है, राइट। और यहाँ पर ये इसकी नली की गुहा, ये इसकी भित्ति हमने कहा बाहर वाली शल्की उपकला की होती है, अंदर वाली पोरोसाइट से बनी होती है, ठीक है, अंदर वाली। और ये भी देखिए घनाकार उपकला है, जो बॉर्डर ब्रश होती है। यहाँ पर हम फिर से रक्त केशिकाओं का जाल, ये रक्त केशिकाओं का जाल जो है ये अभी वाली भूमिका आ रही है, और ये अपवाही भूमिका, ठीक है, ये अपवाही भूमिका के द्वारा यहाँ पर जाल बन जाता है। ये केशिका गुच्छ है, ये केशिका गुच्छ, छलनी जैसी दीवार है इसकी, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं इसका व्यास बड़ा है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। तो रक्त, ये यूरिया युक्त रक्त है, ध्यान रखना, यूरिया युक्त रक्त। और ये छनने के बाद यूरिया मुक्त रक्त, राइट। बात समझ में आ गई। यहाँ से ये कौन सी धमनिका है भाई, इसे हम कहेंगे अभिवाही धमनिका। क्लियर। ये कौन सी धमनिका है, इसे हम कहेंगे अपवाही धमनिका, राइट। इसका व्यास बड़ा है, इसका व्यास छोटा है, सकरा है। ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। ये क्या है, ग्लोमेरुलस, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। ये क्या है, बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल, राइट। मार्कर बदल लेते हैं। तो ये बोमेन संपुट है। अब यहाँ पर देखिए ये छनने की क्रिया होती है, जिसको हमने इन एरो के द्वारा दर्शाया है। तो जैसे ही
अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म निस्यंदन है क्या। सूक्ष्म निस्यंदन है क्या, तो यहाँ पर चित्र का नाम लिख देते हैं हम परानिस्यंदन। परानिस्यंदन या सूक्ष्म निस्यंदन, परानिस्यंदन या सूक्ष्म निस्यंदन। तो देखिए क्या है परानिस्यंदन। सबसे पहले बात आती है आखिर परिभाषा क्या लिखें। तो देखिए सीधे शब्दों में मैं बता दूं कि जो केशिका गुच्छ में जो रक्त है, जो रक्त आया है, हम जानते हैं कि यहाँ से चूंकि व्यास अधिक है अभिवाही तंत्रिका का, तो जितना रक्त आता है उतना रक्त निकल नहीं पाता है, वापस नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर प्रेशर बनता है, यहाँ पर दाब उत्पन्न होता है। तो वो कौन कौन से दाब उत्पन्न होते हैं जिनके कारण ये छनने की क्रिया होती है, यानी रक्त को छाना जाता है। और इस रक्त को छानने के बाद यहाँ से जो रक्त छनकर किसमें आ गया, बोमेन संपुट की गुहा और नलिका में। तो इस क्रिया को ही हम सूक्ष्म, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र छलनी के समान काम कर रही है इसकी दीवार, तो ये यहाँ पर सूक्ष्म निस्यंदन कहलाता है। अर्थात रक्त का केशिका गुच्छ से छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आना, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ भी छनकर आ जाते हैं, इस क्रिया को सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। क्या होगी परिभाषा? वैसे तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि ग्लोमेरुलस से रक्त से छनने के बाद विभिन्न पदार्थों जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन्स, जल, खनिज, लवण आदि का ग्लोमेरुलस से, रक्त से, ग्लोमेरुलस के यूं कह सकते हैं कि रक्त से छनने के बाद विभिन्न पदार्थों जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, जल, खनिज, लवण आदि का बोमन संपुट की गुहा में आना परानिस्यंदन कहलाता है। राइट। तो ये परिभाषा हो गई कि परानिस्यंदन क्या है। बोमेन, ये जो केशिका गुच्छ है, यहाँ से विभिन्न पदार्थ जिसमें उपयोगी ग्लूकोज है, अधिकांश यानी छन जाते हैं। तो ये छनकर कहाँ आ गए, बोमेन संपुट की गुहा में आ गए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परानिस्यंदन। अब परानिस्यंदन की जो क्रिया है वो कौन कौन से दाब पर निर्भर करती है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। परानिस्यंदन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख दाब
तो सबसे पहला दाब है, देखिए जैसे ही यहाँ पर जब केशिका गुच्छ में रक्त ज्यादा आयतन वाला आता है, उतने आयतन में रक्त निकल नहीं पाता है, तो सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई थैली नुमा एक जाल है, उसमें आप पानी ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन उतना पानी नहीं निकल रहा है, समझ में आ रही है, पानी ज़्यादा डाल रहे हैं, उतना पानी नहीं निकल रहा है, तो नीचे दबाव उत्पन्न होगा, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जब रक्त ज़्यादा आएगा और इतना निकलेगा नहीं, तो यहाँ दबाव उत्पन्न होगा। तो इस दबाव को हम नाम देते हैं, यहाँ पर इस दबाव को नाम देते हैं द्रव स्थितिक रक्त दाब, जिसे ग्लोमेरुलस द्रव स्थितिक दाब, और इसको हम GHP से प्रेजेंट करते हैं, और GHP का मान यहाँ पर प्लस 70 mmHg होता है, 70 mmHg, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर बन रहा है द्रव स्थितिक, यानी द्रव का मान स्तंभ के रूप में भर गया है, तो इसमें दबाव पड़ेगा, तो इसको ग्लोमेरुलस, देखिए नाम से समझिए, डटने की जरूरत नहीं है, ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक दाब, जिसे GHP कह रहे हैं, तो कितना है ये, इसको हम mmHg मिलीमीटर पारा में दर्शाते हैं। प्लस इसलिए बताया क्योंकि ये नीचे की ओर जो प्लस बताया जा रहा है वो छन्ने में मदद करता है, और जो विरोध में होगा उसे हम माइनस से दर्शाएंगे, राइट। तो पहला दाब कौन सा हुआ, मैं यहाँ शॉर्ट में ग्लोमेरुलस द्रव्य स्थितिक दाब, GHP, द्रव स्थितिक दाब, जिसे हम GHP से प्रदर्शित करते हैं, ग्लोमेरुलस द्रव स्थितिक दाब, ये कितना है, प्लस 70 mmHg, राइट। दूसरा देखिए, अब यहाँ पर चूंकि रक्त कैसा है, कोलाइडी है, तो रक्त कोलाइडी है, तो वहां पर कौन सा दाब उत्पन्न हो जाता है, देखिए रक्त के अंदर कोलाइडी होने के कारण, रक्त की प्रकृति केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कोलाइडी प्रकृति का होता है, इसमें रक्त कणिकाएं घुली हैं, तो गाढ़ापन है। अगर हम जल की बात करें, तो जल को अगर किसी छलनी में से छानेंगे तो आसानी से छनेगा, लेकिन अगर रक्त को छानते हैं तो छनने में मदद, यानी छन इतना आसानी से नहीं छनेगा, कारण क्योंकि उसमें गाढ़ापन है। इसी तरह से चाशनी को छानेंगे तो भी प्रॉब्लम करेगा, इसी तरह से यदि ग्लिसरीन को छानते हैं तो जल की तुलना में वो भी जो है छनने का विरोध करेगी। तो क्यों, क्योंकि उनमें गाढ़ापन है। तो यहाँ पर रक्त में जो दूसरा जो दाब होता है उसको हम कहते हैं रक्त कोलाइडी, रक्त कोलाइडी दाब, जिसे हम ब्लड कोलाइडी यानी BCOP प्रेशर कहते हैं। ब्लड कोलाइडी प्रेशर कितना है, ये होता है, ये 30 mmHg होता है, 30 mmHg, जिसे हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये विरोध कर रहा है छन्ने का, सीधी सी बात है। तो इसको यहाँ से हम, ये कौन सा दाब हो गया, रक्त कोलाइडी दाब, राइट। इसके अलावा अब यहाँ पर एक दाब और क्रिएट होता है, एक दाब और बनता है। कौन सा दाब बनेगा, देखिए जब यहाँ पर यानी ग्लोमेरुलस को छाना जाता है, ग्लोमेरुलस को छाना जाता है, तो यहाँ पर एक बार मैं इसको आप देखिए, क्योंकि वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, हो सकता है कि लाइट चली गई बीच में।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो अगला जो यहाँ पर दाब होगा वो क्या होगा। देखिए, जो रक्त यहाँ पर छाना जा रहा है, नीचे की तरफ क्या है, बोमेन संपुट है। नीचे की तरफ क्या है, बोमेन संपुट है। तो बोमेन संपुट यानी एक अलग से नीचे आपने कटोरा लगा दिया। ये छलनी है, ध्यान रखना, ये छलनी है, इसमें से आप छान रहे हैं रक्त को। और नीचे आपने जब एक तो बिना कटोरे लगाए हुए छान रहे हैं तो छलने की दर ज्यादा होगी, और अगर आपने कटोरा इसके ऐसे लगा दिया तो क्या होगा, छलने की दर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नीचे एक दबाव उत्पन्न होता है। किसमें दबाव उत्पन्न होगा, ये जो है कैप्सुलरी दबाव उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, संपुटीय दाब कहते हैं, जिसे हम संपुटीय दाब कहते हैं। संपुटीय दाब। तो ये कैप्सुलरी, जिसे हम COP यानी कैप्सुलरी जो प्रेशर है वो कितना होगा, वो होगा -20 mmHg। क्योंकि माइनस क्यों है, क्योंकि ये छलने का विरोध कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर तीसरा जो दाब है उसे हम कहते हैं संपुटीय दाब, ठीक है, जिसे हम कैप्सुलरी यानी CPD कह सकते हैं, कैप्सुलरी दाब। और ये कितना होगा, ये होगा -20 mmHg, राइट। अब यहाँ पर हमने बात की कि ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब कितना है, 70 mmHg, जिससे छलने की क्रिया हो रही है। इसके अलावा रक्त कोलाइड के कारण इसका विरोध हो रहा है, जिसमें -30 mmHg प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जबकि संपुटीय दाब कितना है, -20 mmHg। तो यहाँ पर हम शुद्ध, यहाँ पर चौथा जो दाब है जिसे हम कहेंगे शुद्ध निस्यंदन दाब, हिंदी में क्या कहेंगे, निस्यंदन दाब, अर्थात नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। तो ये किसके बराबर होगा, जब इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये जो छलने की क्रिया हो रही है ये वास्तव में शुद्ध, या जिसको हम प्रभावी भी कह सकते हैं, प्रभावी या शुद्ध निस्यंदन का मतलब होता है छलना। तो शुद्ध निस्यंदन दाब, तो ये कितना होगा, ये हमारे पास आएगा 20 mmHg, अर्थात अभी भी हमारे पास 20 mmHg दाब नीचे की ओर प्रेशर में है, जिसके कारण ये छलने की क्रिया संभव हो रही है, अर्थात रक्त को छानकर यहाँ से नलिका में डाला जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो शुद्ध प्रभावी निस्यंदन जो दाब है वो कितना होगा, वो 20 mmHg होगा। प्रभावी शुद्ध निस्यंदन यानी जो अभी भी इफेक्टिव है, इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर कितना है, यहाँ पर हम इसको इस समीकरण से दर्शाते हैं। देखिए NFP बराबर किसके होगा, GHP माइनस BCOP प्लस CP, अर्थात इसको हम यहाँ पर इस प्रकार दिखा सकते हैं कि 70, ये तो प्लस का हो गया, और यहाँ पर हम ये माइनस अर्थात 30 प्लस 20, तो ये हो गया 70 माइनस 50 इक्वल टू 70 माइनस 50, तो ये 20 mmHg। ये हमारा क्या होगा, NFP, जिसे हम शुद्ध निस्यंदन दाब अर्थात प्रभावी फिल्ट्रेट, इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर कहते हैं, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर कहते हैं। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब है वो 70 mmHg है, उसका विरोध
एक तो क्या हो रहा है, रक्त पोलैरिटी दाब के द्वारा हो रहा है, दूसरा संपुटीय दाब के द्वारा हो रहा है। तो दोनों को भी हम मिला दें, दोनों को भी अगर हम मिला दें तो भी 20 जो कि प्लस का होगा, धनात्मक होगा, mmHg प्रभावी होगा। और इसी दाब के कारण रक्त के छनने की क्रिया होती है, जिसे हम सूक्ष्म निस्यंदन या परानिस्यंदन कहते हैं, जिसे हम सूक्ष्म निस्यंदन या परानिस्यंदन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो 20 mmHg मिलीमीटर पारा जो है उसके कारण छलने की क्रिया संभव होती है। तो ये जो पहला स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लेंगे वर्णात्मक पुनरावशोषण। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रक्त से छनकर जो पदार्थ आते हैं, अधिकतम यहाँ जो छनने की क्रिया हो रही है उसमें लगभग 70 से 80% छनने की क्रिया होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल जो है छन्ने जो रक्त है उसका अधिकांश भाग यानी 70 से 80% छन्ने की क्रिया यहीं पर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, न सिर्फ उत्सर्जी पदार्थ बल्कि रक्त के साथ यहाँ पर ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, जल और खनिज भी छनकर आ जाते हैं। वृक्क यानी बोमेन संपुट की गुहा में कुछ आवश्यक पदार्थ जिनका अभी हमने नाम लिया वो भी छनकर आ जाते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, हमें फिर से जो छनित्र आया है उसको रक्त में अवशोषण किया जाता है, जिसे हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। रक्त यानी वर्णात्मक पुनरावशोषण। वर्णात्मक यानी सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सी चीजें काम की, उनको वापस रक्त में मिलाया जाएगा। अब यहाँ से बात आती है, यहाँ से एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है कि आखिर निस्यंदन दर क्या होती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे निस्यंदन दर, जिसको हम फिल्ट्रेट रेट कहते हैं, ठीक है, या GFR ग्लोमेरुलर, इसको हम ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो ये क्या होती है, GFR क्या है? GFR से हम बहुत सारी चीजों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों वृक्कों प्रति 1 मिनट में रक्त के छनने की क्रिया को GFR अर्थात ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर कहते हैं। और मानव में जो ये निस्यंदन दर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ये अगर हम एक दिन की बात करें पर मिनट, ये एक दिन में 180 लीटर पर डे के हिसाब से रक्त को छाना जाता है। लेकिन इसकी हम आगे चर्चा करेंगे जब हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार सांद्रण होता है, कितनी मात्रा में इसमें यूरिया होता है,
कितनी मात्रा में इसके अंदर मूत्र का निर्माण होगा, क्योंकि एक दिन में 180 लीटर रक्त को छाना जा रहा है। ध्यान रखना 180 लीटर यहाँ से रक्त छाना जा रहा है। लेकिन ये 180 लीटर जो छनित्र है, ये 180 लीटर जो छनित्र है, ये पूरा का पूरा मूत्र का भाग नहीं बनेगा। यहाँ से लगभग 99% अर्थात 99% छनित्र को हम पुनर्अवशोषण में वापस रक्त में मिला देंगे। केवल मात्र 1% छनित्र ही मूत्र का हिस्सा बनता है, जिसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो वो लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है, पर डे। तो मानव में पर डे 1 से 1.5 लीटर या कई जगह अधिकतम 2 लीटर भी जो है मूत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आज हमने मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या हम कह रहे हैं कि वृक्क नलिका कैसे काम करती है, उसको हमने देखा। तो उसके हमने चरण की बात की। सबसे पहले हमने बात की कि इसे कुशेनी ने बताया था, ठीक है। कुशेनी ने इसे 1917 के अंदर बताया था, और ये भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके अंदर जो है रक्त को छाना जाता है, और अभिवाही धमनिका से रक्त, यूरिया युक्त जो रक्त है वो देखो यहाँ पर छन गया है, और फिर छनने के बाद यहाँ से यूरिया मुक्त रक्त अपवाही धमनिका के द्वारा भेज दिया जाता है। तो ये छनने की जो क्रिया है उसके मुख्य रूप से हमने जो है तीन चरण बताए। सबसे 3 चरण में होती है कंप्लीट। सबसे पहला चरण सूक्ष्म निस्यंदन, जिसे परानिस्यंदन कहते हैं। परानिस्यंदन का अर्थ होता है कि ग्लोमेरुलर के अंदर से रक्त का छनकर बॉमेन संपुट की गुहा में आना क्या कहलाता है, सूक्ष्म निस्यंदन। इसमें जो है ग्लोमेरुलर और जो है बॉमेन संपुट की छलनी नुमा जो दीवार है, भित्ति है, वो छलनी के समान काम करती है और रक्त को छानती है। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो छनते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ आवश्यक पदार्थ भी छनकर आते हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के दाब क्रिएट होते हैं। पहला दाब है द्रव स्थैतिक दाब। तो जो हमने देखा कि यहाँ पर ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब होता है वो 70 mmHg होता है, जिससे छनने की क्रिया हो रही है। और इसके विरोध में रक्त में कोलाइडी दाब होता है, जिसे कोलाइडी परासरण दाब भी कह देते हैं, वो -30 mmHg होता है। इसी प्रकार संपुटीय दाब उत्पन्न होता है, कैप्सुलरी प्रेशर जो कि -20 mmHg होता है। इन दोनों को मिला दें फिर भी ये जो है 20 यानी 20 mmHg अधिक होता है, जो कि शुद्ध प्रभावी इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर होता है। इसके कारण छनने की क्रिया होती है। और ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर क्या है, GFR। किसी भी व्यक्ति के वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट रक्त को छानने की क्रिया को हम उसकी GFR रेट कहते हैं, उसकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहते हैं। और इस रेट के आधार पर विभिन्न प्रकार के किडनी रोग जो हैं, वृक्क से संबंधित डिजीज जो है, उनमें इसकी जो है जांच करके उसमें निदान खोजा जाता है और उसको इलाज किया जाता है। नेक्स्ट हम जो पार्ट लेंगे उसमें वर्णनात्मक पुनरावशोषण। तो देखते रहिए लगातार अपना जो है APS ऑनलाइन चैनल, जिसमें आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से लगातार उपलब्ध होगी, और आपको PDF मिलेगी नोट्स के लिए। उससे आप नोट्स बनाइए, लगातार मेंटेन करिए और वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।